नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। क्लास 7th कंप्लीट हो चुका था और आज हम देखेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। और ये इसका पहला चैप्टर है। देखिए, इसमें ये है, ये कुछ दिया गया है शिक्षकों के लिए, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। दिया है भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता, इस टॉपिक का नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रीलिम्स और मेंस, क्या चीज मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, प्री प्लस मेंस प्लस इसी की मूल बातें आपसे क्या निकाला जाता है, इंटरव्यू में भी कॉन्सेप्ट क्लियर लगता है तो सहजता आपको मिलता है चर्चा करने में अपने बोर्ड मेंबर से। देखिए, तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या क्या पहले कहा गया है। एक नजर इस पे थोड़ा सा हम डालेंगे कि इसमें शिक्षकों के लिए क्या क्या कहा गया है। ध्यान रखिए, शिक्षकों के लिए कहा गया है साथियों कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। यानी कि कक्षा 6 और 7 के एनसीईआरटी में दोनों पाठ्य पुस्तकों में, दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई 1 के अध्यायों में मुख्य रूप से संविधान पर ही विचार किया जा रहा है। अध्याय 1 में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी उदारवादी संविधान पीसीएस में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उदारवादी संविधान का जन्म होता है और यहीं से ये शक्तियों के पृथक्करण के कॉन्सेप्ट को आता है। मॉन्टेस्क्यू का जो विचार आता है, द स्पिरिट ऑफ लॉ की पुस्तक है। तो जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, बच्चों को उनसे परिचित कराने के लिए 3 छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए हैं, है ना। अर्थात उदारवादी सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इन चित्रकथा पट्टों में कक्षा के भीतर घटने वाली सामान्य घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों, ध्यान रखिएगा, 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, समझाया गया है। चित्रकथा पटों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीजों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, यह दिया गया है साथियों, भारतीय संविधान की चर्चा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारतीय लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। यानी कि उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, यानी कि वही हम जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़े थे, उससे भारतीय लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। संविधान की चर्चा करते हुए हमें उससे कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्राय कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा है। इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई है कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की जो आधारभूत समझ है वो क्या करें, ग्रहण कर लें। अब देखिए, अध्याय 2 में सेकुलरिज्म जिसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, उस पर चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्षता की सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धर्म और राज्य, धर्मनिरपेक्षता की
सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से क्या रखना है, अलग रखा जाना चाहिए। यहाँ इसी परिभाषा को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है और उसके आधार पर दो जटिल विचारों की व्याख्या की गई। पहला विचार इस बात की ओर संकेत करता है कि जो राज्य है और धर्म, इसके बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है, यानी राज्य और धर्म के बीच में अंतर क्यों किया गया है। और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कौन से खास पहलू हैं। आगे बातें समझ में। राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहीं से बेसिक चीज आपको समझना है, यही एनसीईआरटी की खूबसूरती भी है। कह रहा है कि राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर यानी अंतरधार्मिक इंटर रिलीजियस वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। यानी कि दो धर्म है, दोनों धर्मों में कौन धर्म सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और एक धर्म को सुपर करके नहीं दिखाना, दूसरे धर्म को नीचा करके नहीं दिखाना है। यही कह रहे हैं कि राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के दो महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण यह है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए, यानी कि अंतर धार्मिक वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं, दूसरी बात यह है कि धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी अंतर धार्मिक इंट्रा रिलीजियस वर्चस्व, उनका विरोध किया जाना चाहिए। देखिए यानी धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, जैसे धर्म के अंदर किसी खास जाति का, किसी खास विशेष को सुप्रीम दे दिया गया है, सुप्रीम बना दिया गया है, और किसी को खास नहीं माना गया, तौहीन बता दिया गया है। तो इस तरह का जो वर्चस्व स्थापित किया गया धर्म के भीतर और धर्म के बाहर, जो वर्चस्वता की बात है, उस वर्चस्वता का इसमें विरोध किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं दो बात है। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के बीच छुआछूत के चलन पर चर्चा की गई है। यह इंटर रिलीजियस वर्चस्व की बात किया गया है। इस प्रथा की वजह से ऊंची जातियों के लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों पर दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है। ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है। और इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो प्रिंस बन सकता है कि धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है। धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है, और इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। आगे बस समझ। इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को क्या करता है, धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। आगे बात समझ। लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताएंगे ना कि इंट्रा रिलीजियस वर्चस्व उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है, कि धर्म सुधार की बात करता है। मिसाल के तौर पर इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक जो समानता की बात किया गया है, धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच स्थापित करने के जरिए
फलस्वरूप धार्मिक समानता धर्मों के भीतर धर्मों के बीच स्थापित करने के जरिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से दूर भी रहता है और उनमें क्या करता है, हस्तक्षेप भी करता है। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत के मामले में होता है, और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है और इसे सैद्धांतिक फासला बताया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। ध्यान से रखिएगा, राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें से कई बिंदु काफी जटिल हैं, लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि यह अध्याय पढ़ाने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लें। विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में कई तरह के सुझाव आ सकते हैं कि सरकार को धार्मिक मामलों में दखल क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए, क्या जरूरत पड़ता है, हमसे तब विद्यार्थी पूछते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी तरह की चर्चा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह चर्चा एक सीमा के भीतर ही रहे ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों के जहन में मौजूद प्रचलित रूढ़ छवियां और मजबूत न होने लगे, यानी संतुलन बना करके वार्तालाप करना है। अब देखिए भारतीय संविधान, आइए कह रहा है भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल की खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। अमूमन फुटबॉल क्रिकेट ये दोनों बहुत लोकप्रिय गेम है, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसे कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित फुटबॉल, बैट बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। देखिए कितना अच्छा रूल है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बांह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना, तो रिसीव बजा देता है जो कोच होता है या अंपायर, जो भी कहिए, फाउल या गलत माना जाता है, रेफरी जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जैसे खेलों के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उसी तरह से हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। कौन समाज परंपरागत समाज है और कौन सा समाज आधुनिक समाज है। और अलग अलग समाजों के बीच फर्क भी पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, है ना, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कक्षा 6 और 7 में भी हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? ये ध्यान रखिएगा, हमें संविधान की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है ना? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की जो मुख्य बात है उसकी मुख्य बातों पर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो देखिए पहला सवाल यही आता है, हेडिंग देखिए, कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है?
आ रही बातें समझ में? देखिए यहाँ दिखाया गया है कि 1934 में, देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 ये कब का दौर है? अभी बहुत पहले की बात है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार, संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई है ना, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछा जाता है, कब किया गया? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठभूमि पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए, इसके लिए स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच, यानी लगभग मोटा मोटी 3 साल का समय जो है, संविधान सभा ने क्या किया? स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, है ना, इस काम को गंभीरता से क्या किया? अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। देखिए आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास क्या है? अपना लिखित संविधान है। लगभग अपना संविधान है, कहीं लिखित तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी डेमोक्रेटिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ध्यान रखिएगा, संविधान, अपने संविधान होने से लोकतांत्रिक होने से कोई मतलब नहीं। यानी संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान क्या करता है? कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ध्यान समझिएगा, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं, है? यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, ये कौन बताता है? संविधान बताता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है। संविधान क्या होता है? नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। बातें समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे क्या बात कहा गया है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कुछ संघर्ष की बात किया गया, जो कि हाल ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ कि नेपाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं।
1990 में हुए संघर्ष के बाद ये नेपाल अपना पड़ोसी देश है। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे दिया है कि 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। यानी 2008 में लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में है, जैसे कि आपने देखा ये आंदोलन है। अब देखिएगा आंदोलन है। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण लें और नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कहा गया है, इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दिया है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। देखिए राजतंत्र था, राजा का शासन था, उसके बावजूद भी संविधान था। डेमोक्रेसी नहीं था, फिर भी संविधान था। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं किसी देश में यदि संविधान है तो वहां डेमोक्रेसी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका कारण है कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। ठीक है, नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले जा रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप सन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में जब कामयाबी मिल गई तो नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे, अर्थात उनका आदर्श नहीं था उसमें और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है वह देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है। क्या होता है, देखिए संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, ये संभावना रहता है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय कहाँ हमसे मिलता है, संविधान के शासन में मिलता है। संविधान में मिलता है राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिए गए चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव
अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं, वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए भूल कर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को क्या करने लगता है, तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत, अनिल कह रहा है कि आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत कर लगाने वाला हूँ। तो पूछा, लेकिन मैंने क्या किया? जब अब देखिए श्रीमती राव के लौटने पर, जब श्रीमती राव आ रही है तो जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ऐसा किसने कहा? सुरेश ने कहा। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। मैडम बोल रही तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये कौन कह रहा है? अनिल कर रहा है। अब देखिए दबंगई दिखा रहा है। अब लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की कुछ याद है? बिल्कुल याद है। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक सेकेंड साथियों, आइए अब यहाँ देखिए, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, अपनी वर्चस्वता न सिद्ध करे। नीचे दिए गए चित्र कथापट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। ध्यान रखिएगा। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। अब यहाँ नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल, ऐसा कुछ बच्चों ने कहा। लेकिन कोई उसमें से कह रहा है कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। अब देखिए, हाँ हाँ हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। अब लग रहा है लड़का और लड़कियों के बीच की बात आ गई क्या? इस देखिए, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। ये कौन कह रही है? ये लड़की कह रही है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। डेमोक्रेसी में बहुमत का शासन होता है, आपको पता है। अब देखिए, इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। बड़ा बढ़िया लाइन बताया है इसने। क्या कहा कि बहुमत की निरंकुशता, जब बहुमत निरंकुश हो जाएगा तो उसकी खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसे चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, यानी समानता की बात किया गया है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व बोलते हैं, है ना? उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? लड़कियां अल्पसंख्यक में हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? तो चूंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है, बहुमत
जो चीज चाहता है वो नेता वही करते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अलग से संस्थाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह एक स्टेचुटरी बॉडी है। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए जरा। शबनम दुविधा में उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम कह रही है कि तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, चित्रकथा पट की बात हो गया। अब कह रहा है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स, क्या इसको बोलते हैं, दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा और एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से के उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें और इसके जरिए ध्यान समझिए और इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। उदाहरण देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम क्या था कि ये ऐसे आदर्श है जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है ना? लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। इस तरह की तमाम उदाहरण है। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का हम अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। मेरा स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में दिसंबर 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही 46 से लेकर के
49 तक। अब ध्यान रखिए, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान की एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब कह रहा है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। यानी भाषाई विविधता था, सामुदायिक विविधता थी, धार्मिक विविधता थी, कल्चरल डिफरेंसेस था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के जन्म में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इन दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में दिया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। लोक सेवाओं में यानी नौकरी में PCS IAS बनिए, ये कहा गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ दिया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। संघवाद, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। ध्यान समझिएगा, संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है, इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लें। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। और भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के दायरे में आते हैं। अब दूसरा चीज कह रहा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है।
भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को मत देने के अधिकार देता है और संविधान की सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार के प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि समाज में लोग जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ध्यान से समझिएगा, यह लाइन इम्पॉर्टेंट है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, डायरेक्ट। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक पार पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आता है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। मंत्रिमंडल वगैरह इसी में आता है, कार्यपालिका में आता है। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, कोई वर्चस्व स्थापित नहीं करता। आइए, यहाँ कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाली संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है साथियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों की चर्चा किया गई, जैसे समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इसको बोलते हैं। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में अभी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर, ध्यान समझिएगा, सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसी कुछ अपवाद में जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे रिजर्वेशन की बात आती है, छुआछूत, तो उसमें सरकार थोड़ा सा इस तरह का अपवाद है। छुआछूत की प्रथा का भी उल्लंघन कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब कोई चीज आपके मन में है तो उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो लेखन के माध्यम से, गायन के माध्यम से। यही आप देखिए नेहा सिंह राठौर जो लोक गायक
गायिका हैं, अपने लोक गीत के माध्यम से जनता के समक्ष सरकार की आलोचना करती है। इसी अधिकार के तहत सभा पब्लिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबर या श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इस अधिकार का सहारा लेकर के वो अदालत में जा सकता है। आगे बात समझ लें। अब यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ध्यान, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। ध्यान से समझिएगा। मूल अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार क्या करते हैं? जो मौलिक अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट देश के सभी नागरिकों को, किसको? देश के सभी नागरिकों को क्या करते हैं? राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निषेध तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। इसका मकसद क्या है? देखिए, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके, इसका मकसद ये है। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जो है वो जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। आगे समझ। अब आइए देखते हैं अगला चीज आता है धर्मनिरपेक्षता। इसकी हम चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। अब देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों को पालन करना क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं लिखें, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर
चर्चा करें। अब यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं जितना नाम है। इसमें राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तन के पीछे से जगजीवन राम, श्रम मंत्री खड़े इत्यादि। अब देखिए यहाँ अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है, ये नेपाल के बारे में कुछ दिया गया है, नेपाल के बारे में दिया गया है, ये सब दिया गया है। अब आप थोड़ा सा कोशिश से करिएगा, इसमें जो भी चीज दिया गया है कोशिश से करिएगा कि इनको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। ये है शब्द संकलन। देखिए राज्य व्यवस्था पॉलिटी किसे कहते हैं, कह रहा है इसका आशय कैसे समाज से जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य जिसकी राजनीतिक संरचना क्या है, व्यवस्थित है। एक ऐसे राज्य व्यवस्था का मतलब ऐसे समाज से संप्रभु। इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। स्वतंत्र जनता, मानव व्यापार निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता अधिकारों के पूर्ण अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध रूप में या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। मन मानापन, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद या नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं हो उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। ये था साथियों एनसीईआरटी कक्षा 8 का चैप्टर 1। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे चैप्टर 2। आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।